नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 14th लेक्चर। और अभी हम लोग ने कल अपने 13th वाले लेक्चर में जो सवाल लगाया था वो बेसिकली नया टॉपिक तो नहीं था, लेकिन हम लोग जो पढ़ते आए हैं टिल नाउ उसको हमने एक लेवल पे और ज़्यादा बेटर किया था। बट मैंने कल लास्ट टाइम पे एक बात और कहा था दैट हम लोग जो आज से सवाल पिकअप करने वाले हैं वो बेसिकली एज अ होल होने वाला है, जिसमें कि सब कुछ क्या हो जाएगा, अब हमें मिला कर देगा। जहाँ पे तुमको बेसिकली अब रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो सबकी बात एक बार में करेगा। एंड पार्टनर्स कैपिटल ऑल्सो, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की बात करेगा। तो अब मतलब मैंने वो सवाल पिकअप कर लिया एट द एंड, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई साल नहीं बीता है जहाँ पे 6 मार्क्स के लिए इस टाइप का सवाल ना आया हो। सेम सवाल तो नहीं आएगा, इससे थोड़ा और स्टेप आगे का आएगा, बट हम लोग के लिए क्या है, इस टाइप का सवाल पहले लगाना ज़रूरी है। एंड याद करो हम लोग चैप्टर 2 जब पढ़े थे, चैप्टर 2, तो जो वहाँ के एंडिंग के क्वेश्चंस थे, एंडिंग वाले, जहाँ मैंने तुमको बताया था कि तुम्हें रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, उसी टाइप का लॉजिक यहाँ है। सेम लॉजिक है, बस इसमें फ़र्क क्या है, वहाँ कोई न्यू पार्टनर नहीं आ रहा था, वहाँ सिर्फ रेशो बदल रहा था प्रॉफिट शेयरिंग का, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यू पार्टनर भी आ रहा है। तो तुमको उस वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त उसका भी नाम का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, दैट्स इट। तो अब जब भी सवाल इस टाइप का आएगा तो कैसे करोगे। एंड उसके पहले देखो, अब ये सवाल बहुत बड़े होते हैं तो हम उस पूरे बड़े सवाल को बोर्ड पे नहीं लिख सकते, इम्पॉसिबल है, पूरा बोर्ड भर जाएगा, सॉल्यूशन कहाँ करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तुम लोग के लिए मेन जो 2 बातें होती हैं, 2 या 3 बातें हैं, पहला पार्टनर्स का नाम, दूसरा न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसका नाम, एंड तीसरा बैलेंस शीट टोटल। तुम इतने इन्फॉर्मेशन से मैच कर लो कि हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अपने पास बुक लेके बैठना, क्योंकि इतने बड़े सवाल को सॉल्व करते वक्त तुम्हें बेसिकली क्वेश्चन को पढ़ना और समझना आना चाहिए प्रोसेस, बिकॉज एट द एंड तुम इतने बड़े सवाल को एक बार में सॉल्व नहीं करते हो, पार्ट वाइज करते हो। तो किस पार्ट को पहले करना है, कैसे करना है, तरीका हम बताएंगे, जो मैंने बताया तो वहाँ चैप्टर 2 पढ़ाते वक्त भी सेम यहाँ रहेगा, फिर बताएंगे हम, बट तुम्हें उसको याद खुद भी रखना पड़ेगा एग्जाम टाइम पे खुद करने के लिए, ठीक है। तो जो मैंने सवाल लिया है मेरे हिसाब से न्यू बुक के अकॉर्डिंग, उसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 59, जहाँ क्या क्या बातें लिखा है, और हम लोग पहले क्वेश्चन कैजुअली पढ़ लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा तो है नहीं, तो पढ़ा जाए। और तुम्हें भी एग्जाम में कैसे पढ़ना है, चलो देखो, 1 मिनट, चैप्टर लिख दें, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पे अगर तुम तब बुक में देखो, क्वेश्चन देखोगे ना, बहुत नॉर्मल बातें लिखा है, मेन बात एंडिंग में कहता है करना क्या है, बट पहले सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा है 2 पार्टनर्स एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन 5:3, जो मैंने लिख के रखा है। और अगर हम सवाल बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, सवाल नहीं लिख रहे हैं, तो जितनी बातें बोर्ड पे लिखेंगे वो सब तुम्हारा आंसर का पार्ट है, वो तुम्हें भी एग्जाम में करना चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छे मार्क्स पाने के लिए अगर चाहते हो तो, ठीक है। तो जो हम लिखेंगे वो सब तुम्हारा आंसर पार्ट है। तो अगर मैंने वो लिख के रखा हुआ है तो वो तुम्हारे काम का था। हाँ, ये जो लिख के रखा है मैंने बैलेंस शीट टोटल, ये सिर्फ तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए था कि कौन सा क्वेश्चन पिकअप किए हैं, ये मत लिखो, चलेगा, ठीक है। चलो अब काम पे आते हैं। 2 पार्टनर्स थे एक्स वाई, जिनका पार्टनर्स का कैपिटल प्रॉफिट रेशो दिया है 5:3, जो लिख दिया हम ओल्ड रेशो। उसके बाद कह रहा है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, बैलेंस शीट दिया है एंडिंग का, तो नॉर्मल दिया है। और मैंने बार बार कहा है ये हमारे अभी इंस्टेंट काम का नहीं, इसको इग्नोर करो, ठीक है, आगे बढ़ो। जो भी दिया बैलेंस शीट में बस वो रहने दो, उसको पढ़ा जाएगा, बट जब उसका मौका आएगा तब पढ़ेंगे। तुरंत नीचे आ जाओ, क्या लिखा है, दे एडमिटेड जेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म ऑन April 1 विद द 1/8 शेयर। तो मैंने लिखा है जेड एडमिट हुआ 1/8 शेयर के लिए, तो जेड का बता दिया प्रपोर्शन कि कितना शेयर वो मांग रहा है ओल्ड पार्टनर से। आगे पढ़ो, इन द प्रॉफिट वेयर जेड ब्रिंग्स 20,000 एज एस कैपिटल एंड 12,000 एज अ गुडविल इन कैश। सब कुछ लिखा है कि मतलब यहाँ पे ये भी लिख के रखे रहो कि जो जेड है वो बेसिकली अपना कैपिटल एंड दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने क्यों लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल, बिकॉज वहाँ पे कैश मेंशन है ना। और कितना लेके आ रहा है, 20 एंड 12, 20,000 एंड 12,000, ठीक है। बाद में कह रहा है जेड एक्वायर हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम एक्स, मतलब यहाँ बता दिया है कि वो जो 1/8 है जो जेड को मिल रहा है वो बेसिकली किससे मांग रहा है, सिर्फ दोनों से नहीं मांग रहा है, कंप्लीट जो ये जेड का शेयर है ये एक्वायर कर रहा है, किससे, एक्वायर बाय एक्स ओनली, मतलब एक तरह से वाई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है,
कंप्लीट सेक्रीफाइस ओनली एक्स कर रहा है, तो यहाँ तुमको सेक्रीफाइस रेशो की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इकलौता एक्स ने दिया है, तो मतलब कंप्लीट सेक्रीफाइस एक्स ने किया। तो जो गुडविल का पैसा जो ला रहा है वो 12,000, वो कंप्लीट मिलेगा कल को, मतलब फ्यूचर में एक्स को। सिंपल काम कितना आसान हो गया ना। अब यहाँ पे न्यू रेशो निकालने को कहेगा तो निकालेंगे, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, देखा जाएगा। यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सिर्फ हम, आगे बढ़ो। अब लिखा है फॉलोइंग रीवैल्यूएशंस आर आल्सो मेड, एसेट्स लायबिलिटीज को लेके नीचे कुछ जानकारियाँ दिया है, तो वो मान लो 1 2 3 4 5 पॉइंट दिया ना, बेटर रहेगा इसको भी अभी स्किप करो। मैंने बैलेंस शीट स्किप कराया, पॉइंट स्किप कराया, क्योंकि अब पहले नीचे तो करना क्या है, तो नीचे लिखा है प्रीपेयर जनरल एंट्रीज एंड क्या लिखा गया, नेसेसरी अकाउंट्स एंड द न्यू बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट न्यू मॉडिफाइड वाला बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत एक्सट्रीम रेयर केस में कहता है, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर टाइम बचेगा, बोर्ड पे स्पेस रहेगा या मैनेज हम कर पाएंगे तो बैलेंस शीट बता देंगे, हालांकि आसान होता है वो। हमारा मेन मकसद है इस क्वेश्चन में क्या सीखना है, जनरल एंट्रीज ना, हम तुम्हें कोशिश करेंगे दोनों सिखाने का। इस क्वेश्चन में कंप्लीट जनरल एंट्रीज भी सीखो, या तो वो सीख लो जो एग्जाम में आ सकता है, या इसमें अगर लेजर्स भी कहा होता कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों एक साथ नहीं कहेगा, आइदर कहेगा जनरल एंट्रीज या कहेगा रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेजर बनाओ मतलब, और दोनों के आने के चांसेस बराबर है। हम ये कहने एंट्रीज बहुत रेयरली आता है, लेजर रट लो, रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल वही आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है, आमतौर पे एंट्री भी आता है। तो अब देखो यहाँ तक क्वेश्चन लगा लेने के बाद ऑब्वियस सी बात है, अब तुम्हें अगर इसमें साफ साफ का एंट्री फ्रेम करना है, हम चाहें तो लेजर बनवाएं पहले रिवैल्यूएशन का, फिर बनाए पार्टनर्स कैपिटल, फिर इसमें से खोज के क्या निकाल लें अपना जनरल एंट्रीज, वो आसान पड़ता है ना। आज रिवर्स करते हैं, जो कहा है पहले वही करते हैं, मतलब हम लोग क्या बनाते हैं पहले, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या बनाते हैं, एंट्रीज। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर लायबिलिटी एसेट्स के चेंजेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन का तो वो नाम जो था एक्सपेंस वाला इनकम वाला बनने वाला है ना। तो याद करो मैंने कहा था रीवैल्यूएशन का जब लेजर बनाना होता है, लेजर तो फटाक से बनाओ टी से पर अपना वही लेजर फॉर्मेट अकाउंट वाला, जो भी एक्सपेंसेस को इंडिकेट हो रहा है वो यहाँ लिखो डेबिट में, इनकम वाला वहाँ लिखो क्रेडिट में, एंड बैलेंस कर लो, वो आसान पड़ता है ना। बट मैंने ये भी तुम्हें सिखाया था जस्ट ये 14 लेक्चर है ना अपने 12th वाले लेक्चर में, कि अगर उसी रिवैल्यूएशन का तुमको एंट्री फ्रेम करना है बिना लेजर बनाए, क्योंकि कोई एक ही करना होता है ना, तो डायरेक्टली अगर तुम्हें एंट्री फ्रेम करना है, तो मैंने हिंट दिया था, क्या था हिंट, 3 एंट्री बनता है आमतौर पे रिवैल्यूएशन वाले केस में। क्या क्या बनता है दिलाओ, अगर मुझे इसका इस क्वेश्चन में एंट्री फ्रेम करना है, जनरल एंट्री डायरेक्टली फ्रेम करना है ना, जो मैंने ऊपर इतना लिख दिया इन्फॉर्मेशन ये मिटा मत देना, ये काम का ही था, डायरेक्ट एंट्री पे आता है। तो याद करो मैं तुमको बताया था कि जब भी एंट्री फ्रेम करते हो 3 एंट्री बनता है आमतौर पे रिवैल्यूएशन वाले केस में। और ये क्यों रिवैल्यूएशन कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ जो 5 पॉइंट है उसमें ऑब्वियस सी बात है लायबिलिटी एसेट से चेंज दिया होगा कोई ना कोई, है ना। हो सकता है बात क्यों गुडविल का भी देखा जाएगा, बट पहले हम मान के चल रहे हैं कि इसमें लायबिलिटी एसेट से चेंज दिया है, जिसका कि रिवैल्यूएशन के बिहाफ पे लेजर बनेगा, सॉरी एंट्री बनेगा 3। वो 3 डिपेंड करता है, एक एंट्री किसको बनता है, डेडिकेट होता है, डेडिकेट एक्सपेंसेस को लेके ना, या फिर लॉसेस को लेके, एक इसका एंट्री बनता है, एक बनता है इनकम का एंट्री बनता है ना, या गेन का एंट्री, और तीसरा बनता है प्रॉफिट लॉस का, बट वो बनाना बाद में, या चलो लिख देते हैं हम। तीसरा बनेगा प्रॉफिट और लॉस का एंट्री। तो ये तुम्हें 3 एंट्री पास करना है यहाँ पे, और तीनों एंट्री कंबाइंडली हमारा किसका रहता है, रीवैल्यूएशन का। अब जो प्रोसेस भूल चुके हो, अब मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, क्वेश्चन नंबर था 46 था, 46। तो वहाँ तुम लोग को बेसिकली मैंने यही सिखाया था कि अगर तुम्हें डायरेक्ट एंट्री बनाना हो तो कैसे करते हो, आज दोबारा सीखो। जो लोग उस दिन अगर मान लो क्लास मिस हुआ हो या भूल गए हो तो आज दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, अब डायरेक्ट पॉइंट पढ़ो। अच्छा एक बताओ, पॉइंट भी पढ़ने से पहले इन 3 एंट्रीज में ये जो स्टार्टिंग 2 एंट्री, जहाँ पे एक एंट्री एक्सपेंसेस को इंडिकेट कर रहा है, एक एंट्री इनकम को इंडिकेट कर रहा है रिवैल्यूएशन वाले केस में, तो यहाँ पे तुम वो नाम लिख के पहले से लिख के रखो। रिवैल्यूएशन वर्ड एक्सपेंस वाले केस में कहाँ जाएगा, डेबिट क्रेडिट, ये नॉमिनल अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन वर्ड एक्सपेंस वाले केस में कहाँ लिखाएगा,
डेबिट में। तो यहाँ लिख के रखो पहले से अपना, क्या लिख के रखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, इतना लिख के रखो। अब जो जो एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में दिया रहेगा या लॉसेस दिया रहेगा वो नीचे लिखेंगे एक एक करके, जितना दिया रहेगा। हम तो अज्यूम कर रहे हैं कि कम से कम 3 तो देगा, 4 दिया तो थोड़ा स्पेस बना लेंगे, 4 से अधिक तो बहुत रेयरली होता है। इनकम एक्सपेंस मैंने 3-4 मान लिया, वो दिया रहता है आमतौर पे। इनकम वाले में कहाँ लिखा है रीवैल्यूएशन, नीचे लिखाएगा, तो टू रीवैल्यूएशन लिख लो नीचे। और लिखने के बाद जो जो इसके रीजन से इनकम होने के ऊपर लिखा जाएंगे। तो हम इनकम में भी 3 मान के चल रहे हैं, अगर कम हुआ तो घटा देंगे या बढ़ा देखा जाएगा। और बाकी प्रॉफिट लॉस तो कंपैरिजन करके देखना पड़ता है, तो जो भी आ जाए देखा जाएगा। चलो पढ़ते हैं। प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5000। जाके अब देखो बैलेंस शीट में कि प्रोविडेंट फंड आमतौर पे कहाँ लिखा होता है, हालांकि तुम्हें याद होना चाहिए लायबिलिटी होता है, तो कहाँ लिखा होगा, लायबिलिटी में। इसमें लिखा भी है कि इट वॉज इंक्रीज्ड बाय जब जब कहा होता है, मैंने बार बार कहा है कि वो चेंज दिया इसका मतलब। और हमारे इस पूरे रिवोल्यूशन के लेजर या एंट्री में चेंज अमाउंट लिखना होता है, तो जब चेंज अमाउंट दिया अच्छी बात है। तो अब प्रोविडेंट फंड की बात करें, तुम्हारे पास बुक नहीं है, शेयर करो तो तनिष्क का एंड कृतिका, ठीक, ओके। यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ पे प्रोविडेंट फंड को इंक्रीज की बात कह रहा है, एक लायबिलिटी को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो दिस इज एक्सपेंस फॉर अस, है ना, जल्दी बोलो। तो अगर एक प्रोविडेंट फंड एज ए लायबिलिटी है, वो इंक्रीज हो रहा है, या अगर मान लो तुम्हें याद करा देते हम, एक्सपेंस तुम तब कहते हो जब कोई एसेट्स या तो डिक्रीज हो या कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो। इनकम तुम तब कहोगे जब कोई एसेट्स इंक्रीज हो रहा हो या लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा हो। तो अब यहाँ पे प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ इस कैटेगरी का हुआ, तो जो वर्ड था प्रोविडेंट फंड वो यहाँ लिखाएगा इधर, प्रोविडेंट फंड कितना अमाउंट है इसका, 5000, इसका लिख के रखो। नेक्स्ट पे आ जाओ, डेटर आर ऑल गुड, ये बताओ इसका मतलब क्या होता है, डेटर्स आर ऑल गुड, देयर इज नो नीड फॉर द प्रोविजन टू बी मेड या रिक्वायर्ड। जो हमने ऊपर प्रोविजन बना कर रखा है बैलेंस शीट में, देखो लिखा होगा एसेट साइड में प्रोविजन, डेटर के नीचे 600 रुपये का लिखा है ना। अब यहाँ कह रहा है सारे डेटर गुड हो गए, तुम प्रोविजन बनाते हो डाउटफुलनेस पे कि हाँ क्या पता कोई डेटर धोखा दे, पैसा देने मना कर दे। और यहाँ तो कह रहा है ऑल गुड, मतलब ऊपर जो डेटर है 20,000 का सारे अच्छे हैं, मतलब कोई पैसा नहीं देगा ऐसा एक भी नहीं है, सब पैसा देंगे। तो मतलब वो जो प्रोविजन में बना के रखा था एज ए लायबिलिटी के तौर पे, वो तो बेकार हो गया। बेकार मतलब कोई काम का नहीं आएगा। तो वो जो लायबिलिटी के तौर पे तुम प्रोविजन बना के रखे थे, अब उसको कोई नीड नहीं है। नीड नहीं है मतलब क्या होता है, एक तुम्हें लायबिलिटी अब डिक्रीज करना है एक तरीके से, तो लायबिलिटी डिक्रीज मतलब कहाँ आएगा, इसमें आएगा। देखो यहाँ तुम प्रोविजन बना नहीं रहे हो, जो ऑलरेडी बना है उसको हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, बिकॉज इट इज इनकम फॉर अस, क्योंकि तुमको प्रोविजन नीड नहीं पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और इसका अमाउंट ऊपर दिया बैलेंस शीट में, दैट इज 600। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर ऑब्सलीट आइटम, मतलब ऊपर जितने स्टॉक्स हैं उसमें से 3000 के स्टॉक ऑब्सलीट मतलब खराब हो चुके हैं। एक तरीके से हमारा एसेट्स थोड़ा घट गया है। जैसे ऊपर देखो स्टॉक दिया कितने का, 25,000, उसमें से 3000 के स्टॉक हमारे क्या हो चुके हैं, ऑब्सलीट, मतलब कि उसके वैल्यू खराब हो चुके हैं, मतलब उसको बेचना ना बेचना के बराबर है, पैसा मिलना नहीं है उससे। तो हमारा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है एक तरीके से, तो जो स्टॉक है वो तो इधर आएगा, ठीक है। अमाउंट जितने से डिक्रीज हो रहा है, और क्वेश्चन में लिखा है डिक्रीज कितने से हो रहा है, 3000 से। अब देखो एक बात और जानो पहले, आगे बढ़ने से पहले देखो यहाँ तो हम तुमको समझा पा रहे हैं हर ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है। एग्ज़ाम टाइम पे तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि उस ट्रांजैक्शन की मतलब रीडिंग करने के बाद उसमें हो क्या रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, एसेट के तौर पे इंक्रीज डिक्रीज क्या हो, तुम्हें सब समझना पड़ता है खुद से। तो ये इतना सेल्फ अवेयर रहो कि पहले तो वो है क्या लायबिलिटी के एसेट्स, कि उसमें हो क्या रहा है, डिक्रीज की इंक्रीज, उसके अकॉर्डिंग अपना उसको पुट करो, दैट्स इट। और ये तरीका होता है एंट्री बनाने का, और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। और जिनके मन में एक ख्याल रखा अब क्यों एंट्री नहीं बना रहे अलग अलग, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तुम्हें ऐसे कंबाइंड ही करना होता है जब तुमको एंट्री कहता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, क्रिएटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर,
हमें अपने क्रेडिटर्स को 1000 और बढ़ा कर पे करना है, यही इसका मतलब हुआ ना। तो हमारा लायबिलिटी बढ़ा एक तरीके से, तो कहाँ पे आएगा, इधर ही आएगा। ये देखो मैंने लिख के रखा है इसीलिए टू क्रेडिटर, और जितने से बढ़ रहा है उतना लिख दो 1000। नेक्स्ट क्या है, लास्ट, फिक्स एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। फिक्स एसेट जो हमारे ऊपर हैं उसको हमको 70,000 पे अब पहुंचा देना है, रीवैल्यूड एट, नॉट बाई नहीं लिखा है, उतना कर देना, 70,000 पहुंचा देना है। तो पहले था कितना, देखो जरा, पहले 80 था, तो कह रहा है कि 80 था 70 कर देना है, तो ये 10,000 क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है, तो कहाँ लिखाएगा, इधर लिखाएगा टू फिक्स्ड एसेट्स, और जितने से घटा लिख दो। अब देखो हमारे पास यहाँ पे इनकम वाला सिर्फ एक ही नाम था ना, तो मैंने बेवजह ऐसे थोड़ा ऊपर लिख दिया। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक ही नाम आया ना, तो दो नाम तो एक्स्ट्रा मैं लिखा था। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्थ 600। तो मतलब हमारे पास इनकम वाले केस में एक ही नाम आया। मैंने पहले भी कहा था इनकम वाले केस में ज़्यादा नाम नहीं आता है, मेनली एक्सपेंस वाले केस में आता है। चलो ठीक है, इसका अब तुम्हें क्या करना है पता है, जो यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 नाम आया है एक्सपेंस वाले कैटेगरी में, इन सबको क्लब कर लो, 5 3 8 1 10, हाँ 19 लिख दो। यहाँ तो एक ही नाम था, तो एक ही नाम आएगा, है ना। अब तुम्हें पता लगाना कि इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट की लॉस। तो इसका एक ही तरीका है, यहाँ का रिवैल्यूएशन और यहाँ का रिवैल्यूएशन कंपेयर कर लो, और जब कंपैरिजन करोगे तुम पाओगे दैट जो डेबिट वाला रिवैल्यूएशन है, जो उसका अमाउंट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू क्रेडिट वाले रिवैल्यूएशन के अमाउंट से, विच इंडिकेट दैट, यहाँ पे क्या हुआ है, कॉमन सेंस लगाओ, डेबिट ज़्यादा है और रिवैल्यूएशन में डेबिट इंडिकेट एक्सपेंस, तो अगर डेबिट ज़्यादा है दिस मीन्स वहाँ पे लॉस हुआ है, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है लॉस, और लॉस तुमको रटना नहीं था, इंडिकेट इस तरह से हो गया। और इसी लॉस हम करें क्या, इस लॉस को हम पार्टनर से मांग लेंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, इस लॉस को तुम एट द एंड पार्टनर्स की तरफ ही तो डाइवर्ट करोगे। कैसे डाइवर्ट करोगे, लॉस मतलब तुम पार्टनर से मांगने वाले हो पैसा, तो इसका मतलब पार्टनर्स के नाम को जब तुम एंट्री फ्रेम करोगे तो बिकॉज लॉस है तो पार्टनर्स नाम कहाँ लिखाएगा, उनका जो कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखाएगा, डेबिट में। तो एंट्री क्या बन जाएगा, जितने ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स वाई डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, ये तो एंट्री बनाना। यहाँ पे लॉस हुआ कितने का है, कैप माइनस कर लो, 19,000 माइनस 600 विच कम्स 18,400। ये लॉस का अमाउंट है, इसको तुम्हें बांटना पड़ेगा बिटवीन द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेस्ट, दैट इज 5:3। तो हम तुम लोगों को समय दे रहे हैं, इस लॉस वाले अमाउंट को तुम लोग बांट के बताओ कितना आ रहा है, जो भी आगे यहाँ लिखना रहेगा बताओ। 5/8 एंड 3/8 इसका करना है, ठीक है ना। तो कैसे करना है, 18,400 का 5/8, 18,400 का 3/8, इसी तरह तुमको एंट्री फ्रेम करना होता है, और कोई तरीका नहीं, बार बार कह रहे हम, ठीक है ना। तो तुमको स्टेप बाय स्टेप, कोई मतलब ये जंप नहीं करना है, जिस क्रम में बताए हैं इसी क्रम में सीखो। अब बाकी बताओ इसका कितना आ रहा है, कुछ सॉल्व किया, 18 ऊपर वाले का और नीचे वाले का कितना आ रहा है। देखो भाई गलत मत कराओ, पोपट मत कराओ मेरा। नेक्स्ट कितना आएगा, आई थिंक आएगा 7,000 समथिंग आएगा, नहीं 6,000, 6,000। वेरीफाई कर लो भाई, हम तुम लोग भरोसा कर ले रहे हम। खैर ये 400 लिखा है, 400 है भाई, कोई सॉल्व नहीं किया, हम कर ले, चलो अच्छा कोई नहीं, हम कर लेते हैं। 18,400 इंटू 5/8, अरे क्या कर दिया, 18,400 इंटू 5/8, 11,500 आ रहा है। महान हो तुम लोग भाई, क्या करा रहे हो। चलो, और इसमें कितना आएगा, 18,400 इंटू 3/8, ये आएगा 6,900।
अब सही है। चलो ये सब ऐसे हालांकि तुम लोग खुद भी कर लोगे, हम चाहे तो छोड़ सकते थे, बट खैर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब ये ध्यान देना कि अभी तुमने सिर्फ एंट्रीज पास किया है रीवैल्यूएशंस के कंटेंट को ध्यान देते हुए। वो जो 5 पॉइंट बाहर था तुमने 5 पॉइंट यूज कर लिया ना। याद रखना जब बड़े सवाल आते हैं ना, बड़े सवाल तुम किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते हो। तो मतलब मैंने हर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया तो कुछ छूटा तो है नहीं, बट हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब तुमको ये जो फर्स्ट जब एंट्री कहेगा तो जितनी बातें बाहर कहा था उससे रिलेटेड जितने एंट्री बनेंगे यहाँ बना लोगे। नीचे बाहर 5 पॉइंट कहा था, वो पांचों पॉइंट कनेक्टेड था रीवैल्यूएशन से, तो बन गया एंट्रीज का। बट अब इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब तुमको अपना माइंड डाइवर्ट करना है अब बैलेंस शीट की तरफ, जिसको मैंने इग्नोर कराया था स्टार्टिंग में इग्नोर कराया था ना, इग्नोर। तो अब वहाँ पे जाके जंप करो। अब वहाँ क्या करना है, देखो कि बैलेंस शीट में क्या अवेलेबिलिटी के लेवल पे कोई रिजर्व, सरप्लसेस, प्रॉफिट, लॉस क्या है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे गुडविल वैल्यूड की बात ही नहीं किया है। हाँ लेकिन एक गलती हो रहा है, देखो अभी आता है, छोड़ो अभी बैलेंस से मत जाओ। क्यों नहीं जाओ, जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो भी तो पैसा ला रहा है, तो इस कैंटीन बनेगा। हाँ कोई सीक्वेंस नहीं, तुम चाहो तो पहले ये करो फिर ये करो फिर जाओ बैलेंस शीट के जाओ रिजर्व सरप्लस के लिए, या फिर तुम रिजर्व सरप्लस पहले एंट्री बना लो फिर इसका बनाओ फिर बनाओ। देखो एट द एंड अगर मान लो बनना है 8 एंट्री, अब तुम उस 8 एंट्री को जब बनाओ तुम्हारी मर्जी, बनाना पड़ेगा, सीक्वेंस कोई इसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान देना। हाँ लेकिन सीक्वेंस कुछ जगह पे है। अगर यहाँ की बात करें तुम ये वाला एंट्री तभी बना पाओगे जब तुम एक्सपेंसेस इनकम वाला एंट्री पास कर चुके हो, है ना। तो ये सीक्वेंस था। ये 3 हो जाने के बाद अब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो बैलेंस शीट में अभी जंप कर जाओ रिजर्व सरप्लस पिकअप करने के लिए, या फिर उसको भी छोड़ दो, होल्ड करो, पहले इधर आ जाओ कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है कैपिटल और गुडविल पैसा ले करके इनका भी एंट्री पास करो। और ये हमने बहुत बार सीखा है, इसलिए मैंने कल कहा था कि आज का ये सवाल मिक्सअप है। ये तुम कहाँ सीखे थे, क्वेश्चन 46 में। ये तुम कहाँ सीखे हो, जो न्यू पार्टनर आता है कैपिटल एंड गुडविल, याद करो क्वेश्चन 1 से 19 तक जब सिखाए थे स्टार्टिंग में एसआर और एनआर पे। उसके बाद जितने सवाल 19 ऑनवर्ड्स थे 20 से लेके आगे तक, वहाँ तुम बार बार ये तो लगा रहे थे कि न्यू पार्टनर आ रहा है गुडविल कैपिटल लेके, तो उसका एंट्री पास कर रहे थे। तो यहाँ वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। चलो करते हैं। और दोनों ही पैसा कैश में ला रहा है, तो बताओ इसका एंट्री क्या बनेगा। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट, या चलो कैश या बैंक जो लिख लो तुम्हारी मर्जी, डेबिटेड टू, हम इसके बाद यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना, स्पेस नीचे खत्म हो चुका है। 2 पैसा ला रहा है वो, एक तो अपने नाम कैपिटल ला रहा है और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट है, 20 एंड 12, एंड ऊपर मिला दो कितना आएगा, 32। फिर इसी एंट्री को पास करने के बाद जो तुमसे बार बार कहते हैं कि ये एंट्री जो होता है, जो गुडविल अमाउंट होता है, तुम्हें उसको ऑन द स्पॉट बिटवीन द सेक्रीफाइस्ड पार्टनर, जिसने सेक्रीफाइस किया है उस न्यू पार्टनर को लाने के लिए वो अमाउंट उनको प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे जो 12,000 अमाउंट है वो तुम्हें इंस्टेंट उस सेक्रीफाइस्ड पार्टनर को प्रोवाइड कर देना है। हाँ अब यहाँ पे तुमको एसआर निकालना पड़ता, अगर दोनों सेक्रीफाइस किए होते हैं और वो सेक्रीफाइस ऐसा नहीं दिया होता तो तुम्हें निकालना पड़ता, या बहुत सारे और भी कंडीशंस थे कि एसआर कैसे पहुँचते हैं। बट हमारा सवाल सिंपल है, यहाँ पे लिखा साफ साफ कि कंप्लीट जेड को शेयर कौन दे रहा है, एक्स। तो जो सारा गुडविल अमाउंट है वो सीधा कौन ले जाएगा, एक्स। तो एंट्री क्या बन जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू एक्स कैपिटल, सिंपल 12,000। ठीक है, अब तक 2 एंट्री बन गया। अब ये तो खत्म हो चुका है। अब आ जाओ अपने बैलेंस शीट पे। देखो रिजर्व सरप्लस कोई दिया है, प्रॉफिट लॉस कोई गेन और कुछ भी दिया है, एक्सपेंसेस चेक कर लेते हैं। और मैंने बार बार कहा है पॉसिबल लेवल पे कितने नाम दे सकता है, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, WCR, IFR, PL क्रेडिट, ओनली PL, या इधर क्या आता है एसेट्स में PL डेबिट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड गुडविल अपीयर्ड। अब इतने में से देखो एक ही 2 नाम देगा सिर्फ। यहाँ पे कौन सा दिया है, एक ही नहीं 2 दिया है, एक दिया लायबिलिटी में WCR और एक वहाँ दिया है एसेट्स में PL। अगर WCR को लेके नीचे कोई बातें नहीं क्वेश्चन में कहा था, नीचे क्लेम को लेकर कुछ नहीं कहा था ना, तो ये कंप्लीट WCR ओल्ड पार्टनर्स बांट दो, सिंपल। तो कैसे बांटते हैं याद करो, ये रिजर्व यहाँ का है, लायबिलिटी सेट का है, तो ये बेसिकली पार्टनर्स को दिया जाता है ना। तो जब भी मैंने बार बार कहा पार्टनर्स को दिया जाना है तो उनके नाम कहाँ लिखोगे, नीचे।
तो WCR डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे X एंड Y हैं, और कितना WCR है 5800, ये तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो है ओल्ड वाला वो है 53, वो लिखा हुआ है, तो मतलब ऐसे बटेगा 5800 इंटू 5/8, 5800 इंटू 3/8। ये दोनों सॉल्व करने हैं, लिखवाना मुझे, ठीक है ना, अभी सॉल्व करो। बाकी एक और दिया है एसेट्स में दिया हुआ है ना PL, और जो वहाँ पर होता है एसेट साइड में वो हम पार्टनर से मांगते हैं बिकॉज इट एक्ट एज अ लॉस और द एक्सपेंसेस। तो कैसे होगा वो, इस बार पार्टनर से मांगना है तो उनके नाम को ऊपर लिखोगे, तो XY डेबिटेड टू PL। मैंने कहीं लाइन ड्रॉ नहीं किया क्या दो एंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, खैर कोई नहीं। कितना अमाउंट है इसका PL का 2400 है, तो इस 2400 बांटो ऐसे, वही ओल्ड रेशो में 24 इंटू में 5/8, 24 इंटू में 3/8। ये तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। ये तुम्हारा आएगा काटने पे कितना आ रहा है 1 2 3 3, तो 1500 आ रहा है समथिंग, 1500 एंड 900 आएगा, चेक कर लो, इतनी आना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म, बाकी इसके अलावा कोई कुछ खास दिया नहीं था। गिन लो एंट्री बना 1 2 3 4 5 6 7, इससे अधिक बन सकता था, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कंटेंट बढ़ाएगा तो एंट्री बढ़ेगा, ठीक। ये तब करोगे जब एंट्री कहेगा बनाने के लिए, जनरल एंट्री है ना। बट इमेजिन करो अगर इसी सवाल में तुमको एंट्री ना कह के क्या बोला होता कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोबारा कह रहा है एंट्री कहेगा ओनली एंट्री, तो इतना ही करोगे, कुछ भी इससे दिमाग एक्स्ट्रा मत लगा देना। ये सॉल्व कोई कर लिया कितना है इसका अमाउंट बताओ, लिख दे 36 नीचे 21, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं अगर मान लो इसी सवाल में तुमसे ये कहा होता कि नॉट प्रिपेयर जनरल एंट्री रेदर ओनली प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज एग्जाम में लेजर भी तो आ सकता है, तो क्या करना है इसी क्वेश्चन का तुमको फटाक से ये काट मत देना। हम तुम्हें देखो बुक है और हम लोग भी सीख रहे हैं, तो हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलते हैं। एग्जाम में कोई एक ही आएगा तो जो आएगा वो फेस करना। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में ये कहा होता कि ओनली प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो उसका होता है फॉर्मेट बना लो रीवैल्यूएशन अकाउंट का, याद है भूल चुके हो, T शेप बनेगा, सीधा क्या है, ठीक। ओके अब देखो यहाँ पे तो बहुत सिंपल तरीका होता है ना, तुम पॉइंट वाइज एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हो और एज पर रूल्स के हिसाब से, रूल्स क्या थे याद दिलाओ, रूल्स क्या थे कि अगर हमारा एसेट्स डिक्रीज कर रहा है या लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट में आएगा, वही एसेट्स हमारा अगर इंक्रीज कर रहा है या लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट में आएगा, बिकॉज इट एक्ट एज अ इनकम फॉर द फर्म। ये नियम था ना, ये सब नियम एकदम समझ लो तुम्हारे माइंड में प्रॉपर पहले इसलिए क्लियर होना चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ एक भी गलती करोगे ना, एक छोटा सा भी गलती करोगे तो तुम्हारे आंसर के ना आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए एक एक गलती पे ध्यान देना कि ना होने पाए। तो अब देखो अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं फिर से, बिकॉज वही सब एट द एंड आएगा। हमारे पास 4 एक्सपेंस कैटेगरी को था ट्रांजेक्शन, तो ये चारों नाम इधर आएंगे, डिस्कस करके लिखें या लिख दे डायरेक्टली, बात तो बराबर ही है। बट हाँ अभी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, तुम जब डायरेक्ट सवाल लगाते हो ओनली लेजर बना करके तो वहाँ तुम्हें एक एक पढ़ करके एक एक को पुट करना पड़ता है, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ क्या नाम आएगा, पहला आएगा 2 प्रोविडेंट फंड, और क्या नाम था, स्टॉक था, नेक्स्ट क्रेडिटर, नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, और वहाँ पे क्या था बाई में डाउटफुल बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, अमाउंट 5000, 3000, 1000 एंड 10,000, ये 600 था।
जब उन्होंने इसका बैलेंस किया था तो इसका बैलेंस आया था डेबिट में, सॉरी इसका बैलेंस कहाँ आया था हमारा, क्रेडिट में आया था ना, और कितना आया था 18,400 विच इंडिकेट लॉस। तो बाई लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई, और हमने ऑलरेडी बांट के रखा है ना, कितना अमाउंट आएगा दोनों के हिस्से में, इसको तुम बांटोगे अंदर ओल्ड रहते हो, कितना आ रहा था ये 19,000 ना, कितना आया था लॉस हमारा, नीचे लिखा हुआ है 11,500 6,900। ठीक, अगर लेजर कहता है तो एक ही बनता है, एंट्री कहा होता है तो तुमको 3 एंट्री पास करना होता है, बार बार करें, इसको बहुत ध्यान देना, दोनों एक साथ नहीं आएगा, फिर से कह रहे हैं बट कोई एक तो आएगा ही। फिर अगर लेजर कहेगा ना तो ऑलवेज तुमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुरंत कहेगा बनाने के लिए। हालांकि यहाँ भी कह सकता था, आई थिंक कहा भी है कि ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट इतना एग्जाम में एक साथ नहीं आता है, इतना बड़ा सवाल नहीं बनने वाला। वहाँ पे तो लिख कर आएगा स्पेसिफिकली कि एंट्री पास करिए एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, दोनों कह सकता है, या कह देगा रिवैल्यूएशन बनाइए एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं वो भी सीख लेते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन का मुझे क्या बनाना होता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे जितने पार्टनर्स हैं उन सब का नाम लिखो, 3 पार्टनर्स आप है ना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। अब थोड़ा सा तुम लोग दिमाग पे जोर डालो और याद करो, जब हम लोग चैप्टर 2 पढ़े थे, चैप्टर 2, तो वहाँ में एक हिंट दिए थे, एक हिंट दिए थे हम कि इसको बनाते वक्त में 4 चीज़ें ध्यान देना होता है, मिनिमम 4 चीज़ें, मतलब कम से कम वो 4 याद है, कुछ भी आ ले नहीं, ये तो हमारा फॉर्मेट है ना। अब इसमें जब फिलअप करने की बारी आएगी तो क्या क्या हमको मेनली भरना होता है, कंसिडर क्या करते हैं, माइंड में क्या होना चाहिए याद कि भाई ये तो आता ही आता है। एक, इन सब का कैपिटल बैलेंस, ये तो आएगा ना, हाँ है ना, और लायबिलिटी, ये हमारा एक तरह लायबिलिटी होता है, तो इन सब का बैलेंस कहाँ लिखाएगा, इधर बाई बैलेंस BD करके, है ना। इसमें बाकी क्या आएगा, जो भी तुमने ऊपर बनाया रिवैल्यूएशन का अकाउंट, उसका प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ वो आएगा, प्रॉफिट हुआ है इधर तो इधर जाएगा, लॉस हुआ है तो इधर जाएगा, मतलब अपोजिट जाता है। इसमें और क्या आता है, जो भी रिजर्व सरप्लसेस हैं, रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट के अंदर वो भी इसमें आता है। इसके अलावा इसमें एक दो और था, अगर कोई न्यू पार्टनर हो रहा है एडमिट, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसका भी इसमें एंट्री बनता है। मैं वही तो पैसा ला रहा था कैपिटल का, गुडविल का, तो यहाँ बनेगा। इसके अलावा 5वां 6वां और ज़्यादा कोई रेयर अगर आता है तो वहाँ बता देंगे, बट फिलहाल ये 4 होते हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। चलो चेक करते हो, ये बताओ हमारे इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का बैलेंस कहाँ से पाए, एक्स का वाई का पार्टनर्स का जो बैलेंस है कहाँ से मिलेगा, जेड तुम्हारा दिया हुआ है वो फिलअप कर लेंगे हम लोग भी, बट पहले बात करते हैं एक्स वाई का। वो तुमको मिलता है बैलेंस शीट ऊपर वाले से, देखो दिया है एक्स का वाई का कैपिटल दिया है 70 एंड 31 दिया है ना, तो यहाँ पुट कर लो एक्स का 71,000 एंड वाई का 31,000, अभी जेड का नहीं पता। तो हमारा एक स्टेप तो हो गया है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी लाना है, और इस क्वेश्चन में लॉस हमारे पास ऊपर है, तो ये जो कंप्लीट लॉस का फिगर है जो कि इस साइड है, राइट साइड है, वो इधर ले आओ लेफ्ट साइड में ऐसे, टू रीवैल्यूएशन, और ये हमारा क्या है, एक तरह लॉस है। कितना अमाउंट है, मैंने गलत लिख दिया, ठीक, थैंक यू सो मच। चलो लिखो आगे। अब लॉस हमारा कितना है, एक्स का 11,500 और वाई का है 6,900। तो हमने एक और काम कर लिया, हो गया ना। रिजर्व सरप्लस भी देख लो क्वेश्चन में क्या था कि नहीं था, और हमारे इस क्वेश्चन में 2 रिजर्व सरप्लस था, मतलब प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व सरप्लस जो भी ओवरऑल कह लो, जिसका हमने एंट्री फ्रेम कर रखा हुआ है ना। बट मान लो हमारे पास इसका एंट्री नहीं रहता, तब कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सा हिंट है, ओल्ड बैलेंस शीट में कोई रिजर्व सरप्लस अगर लायबिलिटी में दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड दिया हुआ है, लेफ्ट साइड, तो वो इधर आएगा,
कोई एसेट्स में दिया हुआ है उधर राइट साइड तो इधर आएगा, ये मतलब अपोजिट कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास दो नाम था, एक WCR एक PL। जो WCR इधर था लाइबिलिटी में वो इधर आ जाएगा इस तरीके से। हम इसका एंट्री पास कर रहे हैं इसका, तो बाई WCR जो ऊपर बांट के रखा हुआ पहले से ही, कितना आया था 36252175। और एक उधर भी था एसेट्स में जो यहाँ इसका एंट्री बनाया ना, तो वो इधर आएगा कैसे, टू PL अकाउंट। कितना अमाउंट था 1500900। और कोई रिजर्व सरप्लस था नहीं। तुमने 3 काम तो कर लिया। अब आखिरी बचा जो न्यू पार्टनर आया है उनके भी अमाउंट का इसमें आएगा, बिकॉज वो भी पार्टनर बन चुके हैं ना। कहाँ बनेगा, वो पैसा लेके आ रहा है ना अपने कैपिटल नाम का, तो जब जेड अपना कैपिटल ला रहा है तो उसका भी इधर ही लिखाएगा, बस उसका नाम जानना। वो पैसा अभी ला रहा है तो उसमें बाई बैलेंस BD मत लिख देना, वहाँ पे बाई कैश या बाई बैंक जो यहाँ लिखे ना, बाई बैंक या कैश जो भी लिखोगे वो यहाँ लिखोगे, बाई बैंक या फिर कैश। और जेड ला रहा है जेड में लिखो कितना कैपिटल ला रहा है 20,000। और जो गुडविल ला रहा है, गुडविल ये देखो, ये एंट्री पास करोगे बिकॉज जो वो गुडविल लाया था 12,000 का, वो मिल किसको रहा है एक्स को। तो यहाँ पे एंट्री कैसे आएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल और कंप्लीट 12,000 एक्स में दिखा दो क्योंकि एक्स पा गया पैसा वाला। तो हमने ये भी कर लिया कि न्यू पार्टनर आया उनका भी एंट्री पास हो गया। अब देखो इसके अलावा हमारे इस क्वेश्चन में और कोई जानकारी नहीं दिया है और मोस्टली आता भी नहीं है। ये हमारा जो मैंने सॉल्व किया बोर्ड पे रिवॉल्यूशन एंड पार्टनर्स कैपिटल, ये ऑलमोस्ट बड़े सवाल का 90% कंटेंट है जो सब में कॉमन रहेगा। अब जो 10% में कॉम्प्लिकेट करेगा वो देखा जाएगा जब आएगा। इतनी बातें जो मैंने बताया भी, दोनों कॉन्सेप्ट को साथ लेकर के, लेजर भी और एंट्री को इसका एंट्री लेकर भी, तुम्हें इतना तो माइंड में पहले होना चाहिए क्लियर, ताकि जब बड़ा सवाल और लगाओ अल्टीमेट वाला जहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेट मतलब टफ जोड़ के बन जाएगा एग्जैक्टली बोर्ड का सवाल। और जब ये चैप्टर खत्म होगा 5-6 लेक्चर्स के बाद, तो हम तुम्हें सवाल इसी टाइप का बोर्ड में आया हुआ दिखाएंगे और तुम लोग खुद कहोगे कि हमने तो पढ़ा था अभी क्वेश्चन 59 में ही सेम कॉन्सेप्ट, बहुत अलग नहीं आता। बट हाँ इसको बाइंड अप करना भी है, खत्म नहीं हुआ ये। इधर देखो इसे कैसे बाइंड अप करोगे आप, बस टोटलिंग करो इसका। तो बैलेंस करना आता है कि भूल चुके हो, बैलेंस करना है सिर्फ। ऑब्वियस सी बात है इसका बैलेंस इधर ही आएगा, तो यहाँ लिखो पहले यहाँ पे टू बैलेंस CD एज अ बैलेंसिंग फिगर। सॉल्व कर लो, जो भी आएगा यहाँ लिखना रहेगा हम लोग को। तो इसमें ऑलरेडी सॉल्व किया है क्वेश्चन में बुक में, हाँ किया है। हम लिख देते हैं, मैच करो 72,625 72,625 और y का 25,375 एंड z का 20,000। हम आंसर देख के लिखे हैं, बट तुम लोग मैच करो, अगर गलत रहा तो मुझे बताओ। और कैसे मैंने बैलेंस निकाला है, 1 2 3, इन 3 को जोड़ लो, x के लिए बता रहे हो, इन 3 को जोड़ के इन 2 को माइनस कर दो, ये मिल जाएगा। y के लिए इन 2 को जोड़ दो, इसको माइनस कर दो, इन दोनों को, y को मिल जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लो, फिर इसको हम लोग आगे सम अप करते हैं। देखो पहले ठीक है, तो हमारा आंसर सही है। हाँ बस एक दिन ध्यान देना, मैंने टोटल लिखा नहीं है, जो होता है नीचे यहाँ पे इन 3 का जो टोटल आएगा यहाँ लिख देना, ठीक है ना, लिखे नहीं हम। वैसे कोई लिखना कंपल्सरी नहीं होता है, मार्क्स कटता नहीं उतने पे, लिखने लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारे सवाल 2 तरीके सॉल्व किया है, या तो लेजर फॉर्म में सॉल्व करना या एंट्री फॉर्म में, जो भी एग्जाम में आ जाए दोनों बता दिए, बिकॉज कोई एक तो तुम्हें सीखना ही था। और मेरा हमेशा ही प्रयास रहेगा कि हम जो सवाल पिकअप करेंगे दोनों तरह से बताने की कोशिश करेंगे, अगर टाइम मैनेजेबल रहेगा तो। बैलेंस शीट अभी फिलहाल रोको इसको, कोई बहुत बड़ा परेशान होने जो दिक्कत नहीं है, आसान होता है। उसमें तुम्हें से मॉडिफाइड कर देना होता है फिगर्स को, दैट्स सेट, और कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। एग्जाम बहुत रेयरली पूछता है। फिलहाल इतने फोकस करो। ये हमारा पहला सवाल था जहाँ तुमने सब कुछ मिक्सअप देखा, जहाँ तुमने एंट्री सीखा, न्यू पार्टनर है उसका भी एंट्री सीखा, एंड रिजर्व सरप्लस बांटने का तरीका सीखा। यहाँ मैंने वो निकाला नहीं ना, न्यू एसओ निकाल पाते हैं। एसआर सिंपल था कि भाई कंप्लीट एक्स को ही एसआर के तौर पर मिलना था, इसका एनआर निकाल पाते हैं। उस ओल्ड में जो वाई एक्स का ओल्ड था 5/8, डायरेक्टली इस माइनस कर दो, जितना जेड को मिल रहा है 1/8, तुम्हें किसका मिल जाएगा, एक्स का न्यू मिल जाएगा, वाई का वही एज इट इज रहेगा, जेड का दिया हुआ है, तीनों एक साथ लिखो, मिल जाएगा न्यू रेशियो। इस तरह सॉल्व कर लो, हाँ है ना।
हमने ऐसा क्वेश्चन लगाया हुआ है 1 से 19 के बीच में, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन में था। तो चलो वो तुम दोनों करना। इसमें कहा नहीं था एनआर निकालने के लिए, कहा था क्या, सिर्फ से निकाला हुआ है, निकाल दें क्या। देखो अगर तुम यहाँ पे निकालना न्यू रेशियो तो x का कितना था वहाँ पे 5/8, उसने कितना प्रोवाइड कर दिया z को 1/8, तो इनका बचा कितना 4/8, एंड y का तो सेम ही है 3/8, एंड z का भी मिल दिया 1/8। तो तीनों का तो तुम्हें बहुत ईजिली मिल गया। अब तुम्हारा काम क्या है, इस x के y के और z के न्यू शेयर को लिख दो रेशो के स्ट्रक्चर में, तुम्हारा मिल जाएगा एनआर। तो कुछ इस प्रकार मिलेगा x का y का z का 4/8, 3/8, 1/8। सिंस तीनों का बेस सेम है तो 4, 3, 1 तुम्हारा कितना आ गई है 4, 3, 1। दिस इज योर न्यू रेशियो। और एसआर तुम्हारा निकाल लिया था। ये सारे सवाल ऐसे हैं ना जहाँ तुमने अब अपने पूरे चैप्टर का एक समअप देखा, तुम कितना कॉन्सेप्ट को पढ़े थे पार्ट वाइज, जहाँ पे एज अ मिक्सअप होके आ गया। कुछ बहुत यूनिक अभी नहीं आया, नया भी आगे आएगा, देखा जाएगा। चलो इतना ढंग पर देख लो, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे क्वेश्चन को और टफ लेके चलेंगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।